हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एनजीओ को फंड कैसे मिलेगा। ये प्रीवियस वीडियो था। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो लीजिए, आज हम सब आपके सामने हाजिर हैं सेकंड वीडियो लेकर, यानी एनजीओ को फंड कैसे मिलेगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने समझा था कि किस तरीके का नोटिस गवर्नमेंट ने निकाला है और आपको क्या करना चाहिए, कौन से लिंक पे अप्लाई करना है, कहाँ आपको फाइल करना है। आज हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से उसका प्रपोजल बनाना है और कौन कौन से फील्ड में बनाना है और किस तरीके से वो फाइल होगा। तो वीडियो चालू करने से पहले जल्दी से मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको मेरे चैनल के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आपके सामने है आरएफपी, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो आरएफपी निकाला है, यानी डिटेल गाइडलाइंस निकाला है कि प्रपोजल किस तरीके से फाइल करते हैं, वो इस समय आपके स्क्रीन पर है। तो हम ये चीज देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी गाइडलाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रांट इन एड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उन लोगों के लिए हैं जो ये वेलफेयर के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। इसमें पूरा का पूरा एक इंडेक्स दिया हुआ है। यहाँ पर इंडेक्स में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्कीम, फंडिंग पैटर्न, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट टेक्निक, ये बहुत सारा पूरा का पूरा है। हम इस जो भी पूरी गाइडलाइन है, इसमें जो मेन टॉपिक है वही चीज़ कवर करने वाले हैं। और सारा का सारा हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत सारा इसमें ज्ञान भी होता है कि कब कौन सा डाटा है, कहाँ से डाटा लिया है, कैसे लिया है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो वो बहुत सारा ज्ञान होता है इसमें। तो वो हम लोग इतनी ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन पेजेस हैं, जो मेन चेक पॉइंट्स हैं, जो हमें प्रपोजल फाइल करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको वीडियो एंड तक देखना है पूरा कि किस तरीके से पूरा प्रपोजल फाइल होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसमें पूरा गाइडलाइन में हम देखते हैं इनिशियल लेवल पर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड दिखेगा। बैकग्राउंड में बताया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 8.6% है और वो उन्होंने डाटा सेंसस 2011 से लिया हुआ है। और आगे आप इसको पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। अगर आप पढ़ना चाहें इसको तो पढ़ सकते हैं, है ना। फॉर द सेक ऑफ प्रपोजल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्टर वाइज आप किस सेक्टर में ये काम करना चाहते हैं या किस सेक्टर में आप ग्रांट लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और ये 3 से 4 तरीके के हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो है वो एजुकेशन का है। अगर हम एजुकेशन बेस पर अगर हम देखना चाहते हैं तो ये कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स है। 3 तरीके के इन्होंने बेसिकली जो है प्रोजेक्ट्स बताए, प्रोजेक्ट की कैटेगरी बताइए। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल, या तो आप उनको चला सकते हैं या उनकी मेंटेनेंस के लिए आप फंड ले सकते हैं, या तो नॉन रेजिडेंशियल स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल्स या फिर हॉस्टल। ऐसे हॉस्टल या ऐसे स्कूल जो सिर्फ एसटी के लिए चलते हैं, उन लोगों के लिए आप ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। दूसरा है स्पॉन्सरिंग ट्राइबल गर्ल्स, यानी ट्राइबल गर्ल्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन की? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, ये सारे के सारे के आप क्या कर सकते हैं, इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो भी ट्राइबल में रहने वाली गर्ल्स होती हैं। आगे हम देखें तो दूसरा जो हमारा है कैटेगरी प्रोजेक्ट की, वो है हेल्थ। अगर आप हेल्थ सेक्टर में ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और फंड चाहते हैं तो आइए एक बार देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा है रनिंग मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल डिस्पेंसरी विद 10 और मोर बेड्स। या तो आप हॉस्पिटल चलाना चाहते हो या हॉस्पिटल का आप मेंटेनेंस कराना चाहते हो या डिस्पेंसरी पे कराना चाहते हो, तो जो भी हॉस्पिटल होगा या डिस्पेंसरी होगी वो 10 से ज़्यादा बेड का होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप ग्रांट ले सकते हैं इस मिनिस्ट्री से। इसके अलावा चौथा हमारा पॉइंट है मोबाइल डिस्पेंसरी का। अगर आप मोबाइल डिस्पेंसरी जो है वो चलाना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी लाइवलीहुड। Livelihood, enhancement of livelihood and income generation opportunities through infrastructure support and capacity building in the sector like agriculture, fishery, dairy and animal husbandry, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग। अगर आप रेजिडेंशियल सेंटर चलाते हैं और कुछ ट्रेनिंग देते हैं तो आपके लिए थर्ड वाला पॉइंट है, जहां पर एक इनकम जनरेशन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो किस किस फील्ड में दी जाएगी? एग्रीकल्चर, फिशरी, डायरी मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक नेचर फार्मिंग। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो ये 3 कोस्ट कैटेगरी है और इन 3 कोस्ट कैटेगरी में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कौन से कैटेगरी
कैटेगरी में बनाना है। ध्यान रखें जिस भी कैटेगरी में आप लगाएंगे उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और प्रपोजल में लगाने के लिए चीजें आपके पास होना चाहिए। जैसे कि सपोज करें एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर आप मोबाइल डिस्पेंसरी में आप लगाना चाहते हैं तो आपको उसका अनुभव होना चाहिए कि आप मोबाइल डिस्पेंसरी किस तरीके से लगाएंगे। आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ भी उसमें होना चाहिए कि आपने पहले भी ये किया हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए कि भाई किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर किया है, किस तरीके से आपने सेटअप किया है, कहीं से आपको ग्रांट मिली है, और ग्रांट मिली है तो उसके प्रूफ भी उसमें लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है कैटेगरी जो है प्रोजेक्ट्स का वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनजीओ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 स्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पब्लिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ईदर अंडर ए स्टैच्यू और एज ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसमें जो है आपका जो भी एनजीओ है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी हमारा जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप जिससे ही फाइल कर रहे हैं, वो आपकी आईडी NGOdarpan.gov.in पर भी बनी होनी चाहिए। अगर किसी की नहीं है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है कि NGO दर्पण पर किस तरीके से फाइल करना होता है, किस तरीके से वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स इन रनिंग एक्टिविटीज सिमिलर साइज। तीसरा जो एलिजिबिलिटी है हमारे पास तो उसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट कैटेगरी आप उठा रहे हो उस कैटेगरी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग एग्रीमेंट्स फॉर सीकिंग ग्रांट्स वुड बी इटसेल्फ इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट विदाउट पासिंग द ग्रांट्स टू एनी डिफरेंट एंटिटी। इसमें चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आपको खुद ही फंड्स यूटिलाइज करने हैं, ये फंड्स किसी को ट्रांसफर नहीं करना है और प्रोजेक्ट भी खुद को ही आपको एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में दी हुई हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सारी चीजें जो है वो समझ सकते हैं, इनको पेन डाउन कर सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि भाई आपके पास आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन टैन होना चाहिए आपके पास, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन जो संस्थान है वो 12 में आपकी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है जो सभी के पास नहीं होती है। जो लोग भी जिनके पास भी अपनी संस्था 12 में रजिस्टर्ड है तो वही लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं और आगे चलते हैं हम देखते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है जो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है वो है ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर एनजीओ। उसके लिए मैं आपको जो प्रीवियस वीडियो जो एनजीओ का जो हमने बनाया था, नोटिस वाला आया था, उसमें भी साफ साफ बताया हुआ था कि आपको जो ये सारी चीज़ें करनी है वो इस पोर्टल पर करनी है। यहाँ पर वो इस पोर्टल से चलेगा जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है www.ngo.tribal.gov.in। तो इस पोर्टल पर जाकर हम पूरा का पूरा एप्लीकेशन फाइल करेंगे, यहीं से हमें मैनेज करना है, यहीं से पूरा का पूरा हमें एग्जीक्यूट करना है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसी पेज पर। 7 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 7 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो भी एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एनजीओ दर्पण आईडी जो है, जो नीति आयोग से हमें मिलता है, वो उससे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फाइल करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पर, और सारी की सारी डिटेल्स और सारे के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पर अपलोड करते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है कि उसके बाद स्क्रूटनी होनी है, इंस्पेक्शन होना है स्टेट लेवल पर। तो स्क्रूटनी होती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनकी स्क्रूटनी होती है और वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि जो आपने जो प्रोजेक्ट लगाया है उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है, कितना फंड आपने मांगा है, वो फंड उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके चेक होती हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो बताया जाता है इसमें कि ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो होता है वो चेक करता है। हो सकता है आपके जो सेंटर है और जहां आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो विजिट करे उसको, और वो विजिट करने के बाद जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया है वो वहां पर उसको कमेंट करके अप्रूव या रिजेक्ट करता है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं तो पूरा का पूरा हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होता है वो किस किस ग्राउंड्स पे एग्जामिन करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरीके से है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं है सारे रिस्पेक्ट में, बजट एस्टिमेट कितना है, प्रोजेक्ट वाइज ऑडिटेड अकाउंट्स उनको चाहिए, एनुअल रिपोर्ट उनको चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टाफ, बेनिफिशियरी डिटेल्स,
सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो ड्यूली साइंड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो पूरी की पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। तो आप एक तरीके से पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तब आए तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें प्रिपेयर करके रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए और इंस्पेक्शन जो है और रिपोर्ट जो है वो ईजिली चली जाए। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव हो जाता है ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद स्टेट कमेटी होती है, स्टेट कमेटी उसको वेरीफाई करती है सारी चीज़ों को। स्टेट कमेटी अगर वेरीफाई कर देती है तो उसके बाद स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग जो होती है बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल जाता है और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तो अब हम आते हैं इस पेज पर जहाँ पर हमें एक पूरा फाइनेंशियल जो है प्लान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आप लिखा हुआ है एजुकेशन सेक्टर। आपको याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज में जो है ये हमें प्रपोजल भर सकते हैं। पहला था एजुकेशन, दूसरा था हेल्थ, तीसरा था लाइवलीहुड। तो देखिए पहला जो है यहाँ पर वो एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में कैलकुलेशन बताया हुआ है 100 स्टूडेंट्स का आप किस तरीके से प्लान लगा सकते हैं। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको दी हुई है, देख सकते हैं आप। जैसे नॉन रिकरिंग क्या क्या चीज़ें हैं वंस इन 5 ईयर में, जैसे कुकिंग वेसल आपने ले लिए, फर्नीचर आपने ले लिया, बेडिंग आपने ले लिया, लैब इक्विपमेंट्स आपने ले लिए, जनरेटर, सोलर बेस्ड पावर सप्लाई आपने ले ली, कंप्यूटर आपने ले लिए, डिजिटल स्मार्ट कार्ड्स आपने ले ली, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर जो है एक फाइनेंशियल प्लान जो है प्रपोज करना रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिकरिंग ऑनोरियम है वो किस तरीके से होता है। अगर आपको हेडमास्टर ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है एक फाइनेंशियल प्लान इन लोगों ने दिया हुआ है। तो आप इसको भी एज ए रेफरेंस लेकर अपना प्रपोजल बना सकते हैं। अब ये अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। ये हम जो कैटेगरी देख रहे हैं ये एजुकेशन बेस्ड है ना, एजुकेशन बेस्ड है। अब आप इसके थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको एजुकेशन बेस्ड में ऊपर रेजिडेंशियल स्कूल का था, ये नॉन रेजिडेंशियल स्कूल का आ गया। तो एक एक सारी चीज़ों के इन्होंने यहाँ पर प्लान दिए हुए हैं। हॉस्टल का कैलकुलेशन दिया हुआ है, भाई आप 100 स्टूडेंट्स का हॉस्टल के लिए क्या किस तरीके से आप ग्रांट ले सकते हैं, सारी चीज़ें। और आगे चलेंगे तो ये पूरा का पूरा इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको ये जो है ये एजुकेशन सेक्टर का है, एजुकेशन सेक्टर के आगे आपके दूसरे सेक्टर का भी ये जो पूरा का पूरा है वो मिल जाएगा। जैसे ये हेल्थ सेक्टर का अब आ गया है, हेल्थ सेक्टर का इन्होंने बता दिया। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल का रनिंग या मेंटेनेंस का चाहते हैं या कोई भी डिस्पेंसरी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसका मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो उसका भी देखो इन्होंने पूरा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इनका एक बार रेफरेंस ले सकते हैं। ये रेफरेंस लेकर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है। और उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वेबसाइट है, पोर्टल है, www.ngo.tribal.gov.in पर आपको जाना है, वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करना है और इन सारी चीज़ों का आपको रेफरेंस लेना है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। आज आपको बताया कि अगर आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर सकते हैं, आप अपना फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल पर स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो पहले से अगर इन चीज़ों की तैयारी करके रखेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होता है, ग्रांट मिलने में ईजिली हो जाती है। आपने जो प्रोफाइल सबमिट की है वो सिलेक्शन थोड़ा सा आपके जो परसेंटेज होते हैं, चांसेस जो होते हैं प्रोजेक्ट मिलने के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और चीज़ें अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल है, 12वीं में रजिस्ट्रेशन है और बहुत आपने काम किया हुआ है, ट्राइबल में आपने काम किया हुआ है और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको ईजिली प्रोजेक्ट मिल सकता है। बट स्टिक टू दिस गाइडलाइन। अगर इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आज हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।